Let's start with the chapter tax invoice, credit and debit notes. बेसिकली इस चैप्टर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते हैं जीएसटी में, जैसे कि टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड सेवरल अदर डॉक्यूमेंट्स, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पता चलेगा। ये कब इशू किए जाते हैं ये जानकारी भी मिलेगी। तो मतलब जीएसटी रिजीम में किन किन डॉक्यूमेंट्स को इशू करना है और कब इशू करना है ये जानने के लिए हम लोग इस चैप्टर को देख रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं। टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सप्लीमेंट्री इनवॉइस, रिवाइज्ड इनवॉइस, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर। हालांकि इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। एक नंबर और डाल लीजिए, डिलीवरी चालान। यह भी बनाया जाता है, कब बनाया जाता है सब बताऊंगा। डिलीवरी चालान। और एक है रिफंड वाउचर। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रेज किए जाते हैं इन जीएसटी रिजीम। एक एक करके समझते हैं सबको। टैक्स इनवॉइस क्या है? अगर आप टैक्सेबल आइटम बेच रहे हैं जिसपे जीएसटी का कोई ना कोई एक रेट निर्धारित है, जीएसटी जिस आइटम पे लगता है, तो आप रेज करते हैं टैक्स इनवॉइस। जब भी आप टैक्सेबल आइटम की सप्लाई करेंगे तो आप क्या रेज करेंगे? टैक्स इनवॉइस। और अगर वो नॉन टैक्सेबल आइटम है, राइट, उस पे जीएसटी का रेट निल है, राइट, वो जीएसटी के दायरे में आता ही नहीं है, ठीक है, ऐसे केसेस में आप रेज करेंगे बिल ऑफ सप्लाई। तो टैक्स इनवॉइस व्हेन इट इज अ टैक्सेबल आइटम एंड बिल ऑफ सप्लाई व्हेन इट इज नॉट अ टैक्सेबल आइटम, जिसपे जीएसटी नहीं लगता, तो बिल ऑफ सप्लाई रेज करेंगे। डेबिट नोट, डेबिट नोट कब रेज किया जाता है? जब आपने इनवॉइस तो कर दी, लेकिन इनवॉइस करने के बाद आपको पता चला कि नहीं, मुझे तो अधिक पेमेंट कस्टमर से लेनी थी, मैंने तो गलती से कम पेमेंट ले ली। जैसे मेरी दुकान से एक कस्टमर सामान लेके चला जाता है, मैंने उसे 1000 रुपए में दिया था, 1000 प्लस जीएसटी लगा के उसे सप्लाई कर दी। जब वो माल लेके चला जाता है तो मुझे याद आता है, ओ माय गॉड, मैंने तो गलत इनवॉइस कर दी उसे। वो 1000 रुपए का सामान नहीं था, वो तो 1200 का सामान था, 1200 का। मैंने कस्टमर को फोन किया, भाई साहब मैंने ना गलती से आपकी बिल बना दी थी 1000 रुपए प्लस जीएसटी, वो तो 1200 प्लस जीएसटी का था। कस्टमर मेरा रोज का कस्टमर था, वो कहता है कोई बात नहीं भाई साहब, आप मुझसे डिफरेंशियल जो भी पेमेंट होता है ले लो। तो मैं 200 रुपए प्लस जीएसटी अलग से एक डॉक्यूमेंट रेज करूंगा जिसे कहा जाता है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? जब भी आपको कस्टमर से कुछ ज्यादा पेमेंट लेनी है, क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस आपने बनाई थी ना, इसमें कम पेमेंट ले ली थी। ओरिजिनल बिल ऑफ सप्लाई जो मैंने बनाई थी ना, इसमें कम पेमेंट ले ली थी। अगर आपने गलती से कम पेमेंट ले ली है और आपको अधिक पेमेंट चाहिए, तो आप डेबिट नोट के जरिए पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो डेबिट नोट से हम क्या करते हैं? ज्यादा पेमेंट लेते हैं कस्टमर से और एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हैं। क्रेडिट नोट का इशू होता है जब कस्टमर से पेमेंट आपको कम लेनी है, इनवॉइस ज्यादा का बन गया है, मैंने इनवॉइस 1200 प्लस जीएसटी की बना दी, बाद में पता चला नहीं, वो तो इनवॉइस 1000 प्लस जीएसटी की बननी थी, तो हम कस्टमर को रेज करते हैं क्रेडिट नोट, ठीक है, कि भाई साहब कस्टमर मुझे आपसे कम पेमेंट लेनी है, ठीक है। तो क्रेडिट नोट क्या होता है? जिससे आप पेमेंट को कम कर लेते हैं। तो आप क्रेडिट नोट का भी इशू करेंगे जब कस्टमर से आपको पेमेंट कम लेनी है, आपने बिल ज्यादा की रेस कर दी, कस्टमर से कम पेमेंट लेनी है, क्रेडिट नोट रेस कर दीजिए, ठीक है। अलॉन्ग विद जीएसटी क्रेडिट नोट भी रेस होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 1200 प्लस जीएसटी की बिल रेस की थी, कस्टमर से लेने थे 1000 प्लस जीएसटी, तो कोई बात नहीं, 200 प्लस जीएसटी की आप एक क्रेडिट नोट रेस कर दीजिए, ठीक है। सेल्स रिटर्न के केस में भी क्रेडिट नोट रेस किया जाता है। कस्टमर ने माल लिया, कुछ उसमें से वापस कर दिया, तो क्रेडिट नोट रेज कर दीजिए, ठीक है। आपने कस्टमर को माल बेचा, ध्यान दीजिए, और तो जो भी आपने बिल पे जीएसटी लगाई वो तो आपको पे करनी पड़ेगी, वो तो आपकी आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी बढ़ गई है। तो जब आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो पता है क्रेडिट नोट के जरिए वो आप आउटपुट लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर से माल वापस आ गया, आप क्रेडिट नोट रेज कर दीजिए, तो जो जीएसटी की लायबिलिटी आपकी खड़ी हो गई थी सप्लाई की वजह से, वो कम हो जाएगी। तो याद रखिए, डेबिट नोट व्हेन यू हैव टू टेक मोर पेमेंट,
कैसे याद रहेगा भाई, डेबिट नोट से ज्यादा पेमेंट लेते हैं। डेटर का बैलेंस कैसा होता है मेरे, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस? जिस कस्टमर को मैंने माल बेचा है उसका बैलेंस कैसा होता है, डेबिट या क्रेडिट? उसका बैलेंस होता है डेबिट, राइट। मुझे कस्टमर से ज्यादा पेमेंट लेनी है तो मैं उसे और डेबिट कर देता हूं, इसलिए रेस करता हूं डेबिट नोट। व्हाट इज क्रेडिट नोट? कस्टमर का बैलेंस होता है डेबिट, मुझे उससे कम पैसे लेने हैं तो मुझे उसका बैलेंस क्रेडिट करना है, तो मैं क्या रेस करूंगा, क्रेडिट नोट। अब आती है बात सप्लीमेंट्री इनवॉइस। सप्लीमेंट्री इनवॉइस क्या चीज है? जो ओरिजिनल इनवॉइस आपने रेस किया था, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है, लेकिन उसमें से जो टैक्स इनवॉइस आ रही है, इसकी बात हम करेंगे सप्लीमेंट्री इनवॉइस में। जो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस आपने रेस की थी उसमें कुछ गलतियां हो गई थी। कैसी गलतियां? पता है, प्रोडक्ट ए आपने बेचा था, गलती से प्रोडक्ट बी लिख दिया था। रेट ऑफ टैक्सेस 12% था, गलती से आपने 18% लगा दिया था। कुछ इस प्रकार की गलतियां, ध्यान दीजिए, बस बात इतनी सिंपल से नहीं है कि थोड़े से पैसे ज्यादा लेने हैं या कम लेने हैं, ठीक है। अगर थोड़े से पैसे ज्यादा लेने हैं, कम लेने हैं, तो उसके लिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता है, लेकिन ऑल टुगेदर सिस्टम ही डिफरेंट हो गया। आपने प्रोडक्ट गलत लिख दिया, रेट गलत लिख दिया, इस तरीके की, मतलब ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे में मुझे रेस करना पड़ता है सप्लीमेंट्री इनवॉइस। सप्लीमेंट्री इनवॉइस का मतलब यह होता है कि पुरानी टैक्स इनवॉइस को कैंसिल कर दिया जाएगा और सप्लीमेंट्री इनवॉइस रेस किया जाएगा। सप्लीमेंट्री इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे अलग से छपवाना पड़ता है। बेसिकली आपको सप्लीमेंट्री इनवॉइस की एक मोहर बनवानी पड़ती है। जो टैक्स इनवॉइस होती है, इसी को पहले भी हमने टैक्स इनवॉइस रेस किया था, आज फिर टैक्स इनवॉइस रेस करेंगे, लेकिन आज जो टैक्स इनवॉइस रेस करेंगे उस पर एक मोहर मारेंगे ऊपर, सप्लीमेंट्री इनवॉइस। सबको बात समझ में आई? जो टैक्स इनवॉइस था, ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस, राइट, जो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस था उसको अब हम कैंसिल करेंगे और जो नई टैक्स इनवॉइस रेस करेंगे उस पर एक मोहर मारेंगे जिसका नाम, जिस पे लिखा होगा सप्लीमेंट्री इनवॉइस। तो दिस इज अगेन अ टैक्स इनवॉइस ओनली, अगेन इशूड। रिवाइज्ड इनवॉइस क्या है? रिवाइज्ड इनवॉइस तो आपको पता है, अगर याद हो तो, जैसे आज अगर मैं 20 लाख रुपए क्रॉस कर रहा हूं तो आज ही मेरे ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। जैसे ये समय है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये एक दिन आया यहां, इस दिन मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस कर गया, तो मेरी जीएसटी की लायबिलिटी कब से है? आज से ही है। मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 30 दिन की मोहलत दी जाती है, मुझे 30 दिन का समय दिया जाता है जीएसटी में रजिस्टर कराने के लिए, तो मैंने कुछ ही दिन बाद यहां पे जीएसटी में रजिस्टर करा लिया, ये 30 दिनों के भीतर भीतर करा लिया। आज मैंने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन मुझे यहां पे मिला, यहां पे क्या हुआ, यहां पे मेरा टर्नओवर ग्रेटर 20 लाख हुआ, यहां पे क्या किया मैंने, रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, यहां पे क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया, रजिस्ट्रेशन मिल गया मुझे, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड। अब एक बात बताइए, मुझे अपने माल पे जीएसटी लगाना है कब से? कब से मेरे ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी खड़ी होती है? उस दिन जिस दिन मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस किया। लेकिन पता है, जब तक मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल जाता, मैं अपनी बिल में जीएसटी नहीं लगा सकता। लेकिन मुझे जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी कब से सरकार देती है? कहती है इस दिन से, लेकिन कहती है जीएसटी लगाने नहीं देंगे जब तक तुम्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता। इसका मतलब है जीएसटी देना तो इस पीरियड का है, लेकिन जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता तब तक मैं जीएसटी लगा नहीं सकता। तो इस पीरियड के दौरान जितनी भी मैं इनवॉइस रेस करता हूं वो बिना जीएसटी की होती है, ठीक है। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्रेशन आ जाता है, इस पूरे पीरियड की मैं फिर से इनवॉइस बनाता हूं, टैक्स इनवॉइस बनाता हूं और उस पर मोहर मारता हूं। पता है कौन सी? रिवाइज्ड इनवॉइस की। बनाना यही है, यही टैक्स इनवॉइस जो मैंने छपवाया है यही बनाऊंगा, बस उसके ऊपर मोहर मारूंगा रिवाइज्ड इनवॉइस, क्योंकि वो रिवाइज्ड इनवॉइस है। वो इनवॉइस ऑलरेडी इशू हो चुकी थी, ये रिवाइज कर रहा हूं, मैं फिर से बना रहा हूं। बिना जीएसटी के पहले रेज हुई थी इनवॉइस, अब जीएसटी के साथ रेज होगी। सबको बात समझ में आ गई? रिसिप्ट वाउचर,
जीएसटी की लायबिलिटी कैसे खड़ी होती है? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। हालांकि गुड्स के रिस्पेक्ट में एक नोटिफिकेशन चल रही है जिसके जरिए जब इनवॉइस करेंगे तभी जीएसटी पे करना है, राइट? लेकिन नोटिफिकेशन विड्रॉ हो गया तो भाई तो लायबिलिटी तो पेमेंट पे ही खड़ी हो जाएगी, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर कोई मुझे एडवांस में पेमेंट कर देता है आज, ठीक है, इनवॉइस मैंने नहीं किया, एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो क्या उस पेमेंट के अंदर जीएसटी का एलिमेंट निकाल के मुझे पे करना पड़ेगा सरकार को? हां, पेमेंट रिसीव कर लिया तो जीएसटी की लायबिलिटी खड़ी हो गई, तो मुझे उसे काट के देना पड़ता है रिसिप्ट वाउचर। मैं अगर किसी से भी पेमेंट ले रहा हूं अंडर जीएसटी रिजीम तो मुझे उसे तुरंत, इनवॉइस अगर आज नहीं कर रहा हूं, कोई एडवांस पेमेंट है तो रिसिप्ट वाउचर देना पड़ेगा। और रिसिप्ट वाउचर भी कैसे बनाया जाता है बच्चों, आइए ये भी सिखा देता हूं आपको। अगर आज मुझे कोई 1 लाख रुपए देता है एडवांस के रूप में तो मुझे बनाना पड़ेगा रिसिप्ट वाउचर, ठीक है? और इस रिसिप्ट वाउचर में मुझे बताना पड़ेगा कि ये किस आइटम के रिस्पेक्ट में एडवांस आया है। पता है क्यों? क्योंकि इस एडवांस के अंदर जीएसटी है जो आपको जमा करना है सरकार को, और जीएसटी का रेट तो हमारे देश में अलग अलग है, 12 भी है, 5 भी है, 18 भी है, 28 भी है। तो भाई साहब ये कौन से आइटम के रिस्पेक्ट में एडवांस आया है ये जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो मैं ये बताऊंगा कि जीएसटी कितना है इस 1 लाख रुपए के अंदर। तो मैं बताता हूं कि एडवांस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ, एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ फलाना फलाना आइटम, और फिर मान लीजिए वो आइटम 12% पे टैक्सेबल होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 12% पे अगर टैक्सेबल होता है तो मुझे बैक वर्किंग करनी पड़ेगी। दिस 1 लाख रुपए इज इंक्लूसिव ऑफ 12% जीएसटी। तो मुझे करना पड़ेगा 1 लाख इंटू, मुझे करना पड़ेगा 1 लाख इंटू 100 अपॉन 112 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112, तो यह आ जाएगा 89,286 इंटू 12% लगा दीजिए जीएसटी, तो 10,714 रुपया, ये हो गया 1 लाख रुपया। मतलब डिवाइड करके लगाओगे, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिला के इतना हुआ, ठीक है? ये मैं रिसिप्ट वाउचर सामने वाले को बना के दूंगा और इतने जीएसटी पे करने की मेरे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। ये होता है रिसिप्ट वाउचर, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर। अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर को पेमेंट करते हो, अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर को पेमेंट करते हो तो आप इशू करते हो पेमेंट वाउचर, ठीक है? तो बेसिकली होगा क्या कि अनरजिस्टर्ड डीलर मुझसे कोई भी माल लेगा तो मैं एक पेमेंट वाउचर पे उससे साइन करा लेता हूं, एक पेमेंट वाउचर इशू करता हूं और उस पर साइन करा के अपने पास रख लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदने पे इनवॉइस भी खुद को ही करनी पड़ती है, मुझे अपने नाम से इनवॉइस करनी पड़ेगी। मतलब क्या होगा, मैं अपने आप को, सेल्फ को इनवॉइस करूंगा, ठीक है? टू अपना ही नाम लिख के इनवॉइस बनाऊंगा। ये होता है इन केस आई एम मेकिंग परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है? और जब उसको पेमेंट करूंगा तो पेमेंट वाउचर भी बनाना पड़ेगा। डिलीवरी चालान क्या चीज होती है? जब भी आप गुड्स को मूव कराते हो तो सरकार का कहना है हर एक मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑन रिकॉर्ड रहेगा, लेकिन कुछ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऐसे होते हैं जो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर होती है। बता सकते हैं आप कुछ मूवमेंट ऑफ गुड्स जो सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर होते हैं? जब आप जॉब वर्कर को माल देते हैं तो वो सप्लाई नहीं कहलाता और इस पे जीएसटी नहीं लगता। तो पता है माल कैसे जाता है जॉब वर्कर के पास? डिलीवरी चालान बना के आप भेजते हैं, डिलीवरी चालान और ई वे बिल बना देते हैं और माल चला जाता है। ई वे बिल की चर्चा होगी ई वे बिल चैप्टर में, ठीक है? जब आप सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस भेजते हैं, द गुड्स हैव बीन सेल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, सामने वाले को पसंद आएगा तो वो माल रखेगा, नहीं तो वापस कर देगा। अगर इस तरीके से मैं माल मूव कराता हूं तो दिस इज अगेन सेंट थ्रू डिलीवरी चालान, ठीक है? तो डिलीवरी चालान वहां पे इशू किया जाता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, जहां पे गुड्स मूव तो कर रहा है लेकिन वो सप्लाई नहीं है। नाउ कमिंग टू रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर क्या है? रिसिप्ट वाउचर के जरिए मैंने पैसे लिए, अब माल नहीं देना है, उसने कैंसिल करा दिया कि माल नहीं लूंगा, तो अब मैं पैसे वापस करूंगा तो रिफंड वाउचर के थ्रू करूंगा, ठीक है? तो देखिए जीएसटी रिजीम में मुझे क्या क्या छपवा के रखना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट छपवाने पड़ते हैं। मुझे टैक्स इनवॉइस छपवाना है,
बिल ऑफ सप्लाई छपवाना है, डेबिट नोट छपवाना है, क्रेडिट नोट छपवाना है। सप्लीमेंट्री इनवॉइस जैसी कोई चीज छपवानी नहीं है। सप्लीमेंट्री इनवॉइस कुछ नहीं होता, वो टैक्स इनवॉइस ही है, उस पर मोहर मार देता हूं मैं सप्लीमेंट्री इनवॉइस की, कि पुरानी इनवॉइस को कैंसिल करता हूं, एक नई इनवॉइस रेस करता हूं। और जब भी सप्लीमेंट्री इनवॉइस बनाता हूं तो मैं लिखता हूं अगेंस्ट बिल नंबर सो एंड सो, अगेंस्ट ओरिजिनल बिल नंबर सो एंड सो, क्योंकि अब तो बिल तो कटते जा रही है, तो जो ओरिजिनल बिल बनाए थे वो 112 नंबर थी, बाद में पता चला वो गलती है, लेकिन 138 138 तक कट चुका था, तो अब ये बिल नंबर कौन सा होगा 139, उस पर मोहर मारेंगे सप्लीमेंट्री इनवॉइस और वहीं पे लिखेंगे अगेंस्ट बिल नंबर सो एंड सो, कौन सा बिल था, 1 जो भी था। ठीक है। रिवाइज्ड इनवॉइस, इसको भी छपवाने की जरूरत नहीं है, रिवाइज्ड इनवॉइस कुछ नहीं है, वो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस ही है आपकी। बेसिकली होता क्या है कि जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता तब तक मैंने जो भी इनवॉइस रेस की थी वो टैक्स इनवॉइस नहीं थी, तो जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तो बैक डेट की पूरी इनवॉइस, जब जिस दिन मेरे ऊपर लायबिलिटी आई वहां से लेके पूरी टैक्स इनवॉइस रेस करनी होती है, तो उस टैक्स इनवॉइस पे मैं एक मोहर मारता हूं रिवाइज्ड इनवॉइस की। रिसिप्ट वाउचर होता है जी, ये छपवाना पड़ेगा आपको, रिसिप्ट वाउचर, मतलब ये दोनों नहीं छपवाने की आवश्यकता है। जब भी आप एडवांस पेमेंट लेंगे तो रिसिप्ट वाउचर देंगे, और जब भी आप पेमेंट करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर को तो पेमेंट वाउचर बनाएंगे। जब भी आप सप्लाई एक गुड्स का मूवमेंट कराते हैं जो कि एक सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं कवर होता है, तो आप डिलीवरी चालान के थ्रू से मूव कराते हैं। और रिफंड वाउचर क्या है? रिफंड वाउचर का मतलब यह है कि जब भी आप रिसिप्ट वाउचर के जरिए पैसे लिए हैं जो कि आपको वापस करने हैं, तो रिफंड वाउचर के थ्रू वापस हो जाते हैं। ठीक है। Now next what we have to see is tax invoice section 31. Section 31 क्या कहता है? A registered person supplying taxable goods shall before or at the time of a removal of goods for supply to the recipient where the supply involves movement of goods. Invoice कब रेज करनी है? A registered person supplying taxable goods shall before or at the time of removal of goods where the supply involves movement of goods. अगर गुड्स मूव होते हैं, मतलब गुड्स मूव होगा, वहां से काउंटर से आपकी गुड्स मूव होगा, तो ऐसे में गुड्स के रिमूव होने से पहले पहले आपको क्या कर देना है? इनवॉइस रेस कर देनी है। where the goods does not involve movement, पता है गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट का एग्जांपल हमने दिया था कि मेरा किराएदार क्या किया था, जनरेटर खरीदा था और नट बोल्ट से जमीन में कस दिया था। तो जब वो जाने लगा तो मुझसे कहता है कि आप ये जनरेटर भी क्या कीजिए, ले लीजिए। उसकी दुकान चलती थी, जनरेटर उसने खरीद रखा था। तो अब वो क्या करता है, जनरेटर मुझे सप्लाई करता है। कैसे सप्लाई करता है? क्या वो मुझे मूव कराता है? क्या जनरेटर मूव कराना? नहीं, वो सेम बिल्डिंग में रहेगा, वहीं पे रहेगा। तो इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। इसे कहा जाता है कि दिस इज अ सप्लाई ऑफ जनरेटर बट इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। तो ऐसे में जब वो मुझे हैंडओवर करेगा, डिलीवरी देगा कि लीजिए ये जनरेटर आपका, तो उसके पहले पहले इनवॉइस रेस कर देगा। Delivery of goods or making available thereof to the recipient in any other case, issue a tax invoice showing the description, quantity and value of goods, the tax charge thereon and such other particulars may be prescribed. और डिलीवरी के केस में डिलीवरी के पहले पहले तक वो क्या करेगा, इनवॉइस रेस कर देगा। इनवॉइस जब भी रेस करेगा तो उस पे सारे इंफॉर्मेशन होगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होगा, क्वांटिटी होगी, वैल्यू होगा, सारी चीजें होंगी। Provided that the government may on the recommendation of the council by notification specify the categories of goods or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and in such manner as may be prescribed. ठीक है, कह रहा है कि गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल के बेसिस पे ये भी डिसाइड कर सकती है कि कुछ आइटम के रिस्पेक्ट में इनवॉइस कब तक रेज की जा सकती है। तो अभी स्पेसिफिक इस तरीके का कोई टाइम किसी गुड्स के रिस्पेक्ट में दिया नहीं गया है। अभी तो फिलहाल यही है सिस्टम कि अगर आप गुड्स रिमूव करते हैं तो रिमूवल के पहले पहले इनवॉइस रेस कर दीजिए, और अगर गुड्स रिमूव नहीं होने हैं, मतलब वहीं का वहीं हैंडओवर हो जाने हैं बस। ठीक है, जैसे जनरेटर वगैरह का केस मैंने बताया था, टाइटेंड एंड फास्टेंड टू अर्थ, तो उस केस में जब आप उसे डिलीवर कर रहे हैं, उसे दे रहे हैं कि ये लीजिए जनरेटर, तो उसके पहले पहले इनवॉइस रेस कर दीजिए। नाउ लेट अस टॉक ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में इनवॉइस कब तक रेस हो जाती है? अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज shall before or after the provision of service but within a prescribed period after the shall before or after the provision of service। ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ सर्विस।
कंप्लीशन ऑफ सर्विस के पहले भी कर सकते हो, बाद भी कर सकते हो, लेकिन अगर कंप्लीशन ऑफ सर्विस के बाद में कर रहे हो तो विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड करना होगा। और ये प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है मैं आपको बता दूं, 30 डेज है। लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो आपको समय मिलता है 45 दिन। यानी गुड्स के केस में तो गुड्स रिमूव होने के पहले पहले इनवॉइस रेज होती है, लेकिन सर्विसेज के केस में 30 दिनों के अंदर अंदर, सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर इनवॉइस रेज कर देनी होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 45 दिन तक भी इनवॉइस रेज कर सकते हैं। बट विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड इशू अ टैक्स इनवॉइस showing the description, value, tax charge thereon and such other particulars as may be prescribed, provided that the government may, on the recommendation of the council, by notification and subject to such condition as may be mentioned therein, specify the categories of services in respect of which any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice. कहता है कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ये स्पेसिफाई कर सकती है कि आपके केस में कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट को भी हम इनवॉइस मान लेंगे। फिर से सुनिएगा क्या कह रहा है, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि काउंसिल के रिकमेंडेशन पे वो कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स को भी, इनवॉइस नहीं है वो कुछ और ही है, लेकिन कह रहा है उस दूसरे डॉक्यूमेंट को भी इनवॉइस मान लिया जाएगा। क्या है? एनी अदर डॉक्यूमेंट। क्या है वो एनी अदर डॉक्यूमेंट? मैं बताता हूं। बस वालों के लिए ये है कि बस वाले जो टिकट फाड़ के देते हैं, कह रहा है कि वो बिल थोड़ी ना बना के देते हैं, कह रहा है वो टिकट फाड़ के जो देते हैं ना उसको बिल मान लिया जाएगा, उनको बिल अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। सही बात है भाई, बस में आप पढ़िए तो बस वाले तो बस टिकट काट के देते हैं, बिल थोड़ी ना देते हैं आपको। तो कह रहा है जीएसटी ने ये डिसाइड किया है, जीएसटी काउंसिल ने, कि बस वाले अगर बस की टिकट काट के दे दिए ना तो बिल इनवॉइस दे दिए ये मान लिया जाएगा। आइए, कह रहा है कुछ केसेस में हम ये भी कह सकते हैं इनवॉइस मत रेस करो चलेगा। बैंक वालों के लिए ये है, बैंक वाले जितने चार्जेस काटते हैं बस आपके खाते में डेबिट कर देते हैं। ठीक है, आपके खाते में सीधे सीधे बैंक वालों ने खर्चे को चार्ज कर दिया। क्या वो आपको इनवॉइस पकड़ाते हैं उसकी, ये देखिए इस चार्जेस की बिल, इस चार्जेस की बिल? नहीं। क्यों? क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि बैंक वालों को बिल अलग से पकड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे खाते में पैसा काट देंगे, बिल बन गई, मान लिया जाएगा। हाँ, तो देखिए कुछ जगह पे ऐसा है कि कुछ और डॉक्यूमेंट रेस कर लिया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को ही बिल मान लिया जाएगा। और कुछ केसेस में यह भी डिसाइड किया गया है कि टैक्स इनवॉइस रेस करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई दूसरे डॉक्यूमेंट रेस मत कीजिए चलेगा। ये बैंक के केस में है कि खाते से पैसे काट लो, अपने आप में इनवॉइस बन गई, ये मान लिया जाएगा। Notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, a registered person may within 1 month from the date of issuance of certificate of registration and in such manner as may be prescribed issue a revised invoice against the invoice already issued. पता है हमको, पता है क्या पता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जिस दिन 20 लाख रुपए क्रॉस करता है उसी दिन से वो लायबल हो जाता है जीएसटी के लिए, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन आते आते कुछ समय हो जाता है। जब रजिस्ट्रेशन उसका आ जाता है तो वो जिस दिन लायबल हुआ था वहां से लेके बैक डेट से पूरी इनवॉइस बनाएगा। बैक डेट में नहीं बनाएगा, वो पुरानी पूरी बिल की आज बिल बनाएगा, रिवाइज्ड बिल आज की तारीख में बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये पूरी पुरानी बिलें पता है कितने समय के अंदर बन जानी चाहिए? 30 दिनों के अंदर अंदर बना लेना। फिर से रिपीट करता हूं, मैं यहां पे बता रहा था ना, इस दिन आप जीएसटी के लिए लायबल हुए, रजिस्ट्रेशन इस दिन आया, तो इतने पीरियड की आप बिल बनाओगे? हाँ या ना? हाँ, मैं इतने पीरियड की बिल बनाऊंगा। कितने समय के अंदर बनाना? जिस दिन रजिस्ट्रेशन आया यहां से बनाना शुरू करो, 30 दिनों के अंदर अंदर इतनी पुरानी सारी बिल बना लेना। डेट पुरानी मत डाल देना बिल पे बच्चों, ध्यान दो, डेट पुरानी नहीं डालना। डेट तो आज रजिस्ट्रेशन आया आज से ही डालना, लेकिन 30 दिनों के अंदर अंदर पुरानी सारी बिल बना लेना। कौन से पीरियड की? जिस पीरियड में आप जीएसटी के लिए लायबल तो थे लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। ठीक है, इतनी बात। So a registered person may within 1 month from the date of issuance of the certificate of registration and in such manner as may be prescribed issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of the certificate of registration to him. B. A registered person may not issue a tax invoice.
A registered person may not issue a tax invoice if the value of the goods or services or both supplied is less than 200 rupees. अगर 200 रुपए से कम का आपने गुड्स या सर्विसेज दिया है तो आप अगर टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। जैसे किसी दुकान पे गए, एक 10 रुपए की डेयरी मिल्क की चॉकलेट ले लिए, क्या उसको 10 रुपए का टैक्स इनवॉइस बनाना आवश्यक है? नहीं, आवश्यक नहीं है। वो नहीं बनाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मेरी दुकान है, एक कस्टमर आता है, 1 रुपए की एक चॉकलेट लेता है, जस्ट 1 रुपी, क्या मुझे जीएसटी इनवॉइस बनाना जरूरी है? नहीं। मैं चाहूं तो बनाऊं, चाहूं तो ना बनाऊं, मे नॉट। मैं नहीं बनाना चाहता हूं, मैं नहीं बनाऊंगा। 200 रुपए तक के माल का जीएसटी बिल बनाना आवश्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 रुपए की चॉकलेट लिया है कस्टमर, कहता है मुझे बिल चाहिए, कहता है मुझे तो बिल चाहिए, 1 रुपए की बना के दीजिए जीएसटी बिल। क्या मुझे देना पड़ेगा? हां, देना पड़ेगा। कस्टमर मांगेगा तो 1 रुपए का भी बिल बना के देना होगा। अगर कस्टमर नहीं मांगता है तो 200 रुपए तक की बिल में ना बनाऊं तो चलेगा। लेकिन 200 रुपए तक की बिल ना बनाने का मतलब ये नहीं है बनाना ही नहीं है। आइए बताता हूं, बनाना तो है लेकिन बनाने का ढंग बदल जाएगा। आइए कैसे बनती है। एक कस्टमर आया था सुबह सुबह मेरी दुकान पे, उसने एक बिस्किट की पैकेट ली, ठीक है, 10 रुपए की थी। उसने बिल मुझसे नहीं मांगा, मैंने भी नहीं बनाया। कोई जरूरी तो है नहीं 10 रुपए की बिल बनाना, जीएसटी इनवॉइस नहीं बनाया मैंने। फिर एक कस्टमर आता है, वो चॉकलेट ले लेता है मेरी दुकान से 20 रुपए की, उसने भी बिल नहीं मांगी, मैंने भी बिल नहीं बनाई। फिर एक कस्टमर और आता है, चॉकलेट ले लेता है ₹50 की, ये कहता है मुझे इनवॉइस चाहिए, मैंने दे दी इनवॉइस। लो भाई, अगर चाहिए तो मैंने मना थोड़ी ना करता हूं, क्योंकि ये तो कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा कि कस्टमर बिल मांग रहा है और आप बिल नहीं दे रहे हो, बिल तो देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मैंने इसको बिल नहीं दी थी। और भी बंदे आए थे, कुछ और सामान लिए थे, वो 150 रुपए का था, किसी का 70 रुपए का था, मैंने इन सबको बिल नहीं दिया और सबने मांगी भी नहीं थी। शाम को दुकान का शटर गिराने से पहले एक इनवॉइस आप बनाएंगे जिसमें ये सारी चीज लिखेंगे बिस्किट कितने का 10 रुपया, चॉकलेट कितने का 20 रुपए, ये वाला माल 150 रुपए वाला ये लिखेंगे, 20 रुपए वाला ये माल लिखेंगे, टोटल करेंगे। एक सिंगल बिल बनाएंगे, दिन भर में जितना माल बेचे हो उन सब माल की मिला के एक बिल बनाओगे जिसकी बिल आप नहीं इशू किए थे। ध्यान देना, इस वाली बिल में जो रात में लास्ट बिल बना रहे हो, इसमें ये बिल नहीं होगी 50 रुपए वाली। क्यों? क्योंकि ये तुम कस्टमर को काट के दे ही दिए थे। समझ में आई बात बच्चों, कि 200 रुपए तक के माल की बिल बनाने की आवश्यकता नहीं होती अगर कस्टमर नहीं मांगता है तो। लेकिन हां, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बिल नहीं कटेगी। आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी खत्म हो गई, सरकार को जीएसटी चाहिए, कहती है रात को दुकान का शटर गिराने से पहले एक बिल काटो, उसमें सारा माल लिख दो, दिन भर में जितना माल बेचे हो ना जिसकी बिल नहीं काटे थे वो सारा लिख दो। और वो सारे माल कौन से होंगे? 200 से नीचे वाले, क्योंकि भाई 200 से ऊपर वाला तो बिल काटना ही काटना है, वो तो मैंडेटरी है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं फिर से इस बात को। इस लेस देन 200 रुपीज, इस बात का भी ख्याल रखना बच्चों, 200 रुपए का अगर है तो बिल काटना पड़ेगा, 199 का है तो बिल काटने की आवश्यकता नहीं है। 200 पे तो काटना है, लेस देन 200 वहां पे काटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप आंसर कीजिए, 200 रुपए का माल एक कस्टमर ले जाता है और पैसा देता है और तुरंत निकल जाता है, बिल लेना ही नहीं था उसको, पैसा दिया 200 रुपया था, 200 रुपया फट से फेंका, काउंटर पे निकल गया। बिल काटूं कि रहने दूं? जल्दी बोलो, बिल काटूं कि रहने दूं? काटना है। 200 रुपए से ऊपर, 200 रुपए या उससे ऊपर के माल की बिल आपको काटनी पड़ेगी। कस्टमर नहीं लिया तो ना ले, मुझे तो काटनी पड़ेगी, ठीक है। 200 से नीचे कस्टमर लेगा तो देंगे, नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, शाम को शटर गिराते समय सारे माल की बिल एक बार में काट देंगे। चलो आगे देखो। A registered person supplying exempted service, goods or services or both। अच्छा, पता ये टैक्सेबल के केस में टैक्स इनवॉइस बनता है और एग्जेम्प्टेड के केस में क्या बनता है बच्चों? बिल ऑफ सप्लाई बनता है। ये रहा, बिल्कुल उसी तरीके से बिल ऑफ सप्लाई मुझे बनानी है जब भी मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को देता हूं। फिर बताता है, कहता है कि अगर 200 रुपए से कम का गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो जो कि एग्जेम्प्टेड है तो बिल मत बनाओ, चलेगा।
लेकिन शाम को शटर गिराते समय जितने भी माल की बिल ऑफ सप्लाई आपने नहीं बनाई थी, कॉन्सोलिडेटेड इकट्ठा बिल ऑफ सप्लाई जरूर बना दीजिएगा। यहां पे भी वही बात है, लेस देन 200 रुपीज के केस में। डी, a registered person shall on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both issue a receipt voucher. A registered person shall on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both issue a receipt voucher. वो एक receipt voucher रेज करेगा। और any other document containing such particular as may be prescribed evidencing receipt of such payment। पता है मुझे, जब भी मैं एडवांस पेमेंट लूंगा तो रिसिप्ट वाउचर मुझे रेस करना पड़ेगा। और तो और रिसिप्ट वाउचर में आपको किस आइटम के अगेंस्ट आप एडवांस लियो ये लिखना पड़ता है, नहीं तो जीएसटी नहीं पता चलेगी ना, जीएसटी का रेट क्या है। और तो और फिर उस अमाउंट को एडवांस वाले को बाइफरगेट करना पड़ता है और उसमें जीएसटी कितना है वो निकालना पड़ता है। जैसे 1 लाख रुपए का एडवांस आया और 12% वाला वो आइटम लेने वाला है, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है 1 लाख इंटू 100 अपॉन 112। तो इससे पता चलता है कि गुड्स के अगेंस्ट कितना पैसा आया, फिर उस पर 12% लगा देते हैं तो पता चल जाता है जीएसटी का कितना पैसा आया। ये किया था ना कैलकुलेशन मैंने, आइए दिखा दूं फिर से, ये वाला ये काम करना पड़ता है। ठीक है, whereon receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both, the registered person issues a receipt voucher, but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued in pursuance thereof, the said registered person may issue to the person who had made the payment a refund voucher against such payment। ठीक है, ये भी बात पता है कि रिसिप्ट वाउचर के थ्रू पैसा आया और मैं उसका माल गुड्स या सर्विसेज नहीं दे रहा हूं, पैसे वापस करने हैं, तो रिफंड वाउचर एक इशू करूंगा और उसके जरिए पैसे वापस कर दूंगा। वो क्यों रिफंड वाउचर यूज कर रहे हैं इसको भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब मैंने रिसिप्ट वाउचर के थ्रू पैसे लिए थे ना तो उस पर जीएसटी लिया था, वो जीएसटी मैंने सरकार को दे दी है। अब मैंने तो पैसे वापस कर दिए पूरे के पूरे, 1 लाख रुपए लिया था तो 1 लाख के अंदर कुछ जीएसटी था वो सरकार को दे दिए। कस्टमर कहा मुझे माल नहीं चाहिए, तो कितना वापस करेंगे, पूरा 1 लाख रुपया। तो भैया जो सरकार को जीएसटी चली गई है वो वापस चाहिए कि नहीं चाहिए, इसीलिए तो रिफंड वाउचर रेस कर रहे हैं ताकि सरकार को दिखा सकेगी देखो भाई मैंने पैसे वापस दिए हैं, तो जीएसटी तो गलती से तुम्हें चली गई थी ना, वो तुम वापस करो अब, क्योंकि कस्टमर तो पूरा पैसा लेके चला गया, तो जीएसटी क्या मैं अपनी जेब से दूंगा, मेरा पैसा वापस लाओ। ठीक है, next point, a registered person who is liable to pay tax under subsection 3 or subsection 4 of section 9, याद है कि भूल गए subsection 3 and subsection 4 of section 9। subsection 3 कहता है कि notified goods and services के केस में रेसिपेंट को ही क्या पे करनी होगी, जीएसटी। liability to pay GST will arise on recipient of goods and services in case of notified goods and services। और subsection 4 क्या है, कहता है कि अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर माल खरीदा गया है तो ऐसे केस में रजिस्टर्ड डीलर खरीदने वाला है तो उसी के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both। ठीक है, shall issue an invoice, कौन इशू करेगा इनवॉइस, in respect of goods and services received by him। तो कह रहा है कि सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के तहत तो 9 सबसेक्शन 4 के तहत जो रिसीव कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज वही इनवॉइस रेस करेगा। मालूम है हम इनवॉइस भी रेस करते हैं और जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट वाउचर भी इशू करते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 और सेक्शन 9 शैल इशू अ पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। तो पेमेंट वाउचर भी रेस करने की जिम्मेदारी हमारी है, रेसिपेंट की है, और इनवॉइस रेस करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, रेसिपेंट की है। मतलब खुद को ही इनवॉइस रेस करनी पड़ती है। आई हैव टू रेज इनवॉइस टू माई सेल्फ, राइट। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है पहले मैं बता दूं। मुझे ऑर्डर मिला है 1000 यूनिट सप्लाई करने का, ठीक है। अब मैं कैसे सप्लाई करूंगा, 1000 यूनिट एक बार में नहीं दूंगा,
100 यूनिट मेरी फैक्ट्री में बनता जाएगा, माल भेजता जाऊंगा, माल जैसे जैसे बनेगा भेजता जाऊंगा। 1000 यूनिट एक बार में नहीं भेजना है। 1000 यूनिट का ऑर्डर मिल गया है, 3 महीने में आराम से भेज सकता हूं, माल बनाते जाऊंगा भेजते जाऊंगा। तो इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व। तो इसमें होता क्या है, जब भी मुझे इस तरीके का ऑर्डर मिलता है ना कि 1000 यूनिट मुझे सप्लाई करनी है, तो मैं पहले ही सामने वाले से बात कर लेता हूं कि क्या तरीका रहेगा, पेमेंट वो कैसे करेगा। तो इनवॉइस मुझे कब करनी है उसकी बात यहां पे कर रहा है। द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड एज द केस में बी एंड ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। ध्यान दीजिए, मैं उसको कहता हूं कि ऐसा है कि मैं बीच बीच में तुमको स्टेटमेंट भेजता रहूंगा, हर महीने के अंत पे जितना माल भेजे रहेंगे ना उसकी एक स्टेटमेंट भेज दूंगा कि देखो इतना माल भेज चुका हूं, तुम मुझे उसकी पेमेंट कर देना। तो जब तुम स्टेटमेंट भेजोगे तो उसके पहले पहले बिल भी भेज देना, उस समय तक बिल भी चली जानी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, मैंने उससे कहा था कि मैं हर महीने तुमको बताऊंगा कितना माल भेज दिया हूं, उसकी एक स्टेटमेंट भेजूंगा तो तुम मुझे पेमेंट कर देना। मैंने स्टेटमेंट भेजी ही नहीं, सामने वाला कितना अच्छा है, सुनो महीने भर में जितना माल पहुंचा था उसका पेमेंट वो तुरंत मुझे करने चला आता है। तो कह रहा है पेमेंट मत लेना, पहले बिल बनाओ। ठीक है, तो जब भी मैं स्टेटमेंट भेजूं या मेरे बिना स्टेटमेंट भेजे वो पैसा देने को तैयार हो जाए, उसके पहले पहले इनवॉइस रेज हो जानी चाहिए। याद रहेगा। तो जब भी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो जब भी आप उससे पेमेंट मंगाएंगे, देखिए स्टेटमेंट भेजने का मतलब होता है मैं पेमेंट मांगना चाहता हूं और वो पेमेंट करेगा, मैं मांगता हूं पेमेंट या वो पेमेंट करता है, जो भी पहले होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कस्टमर मेरे बिना मांगे दे रहा हो। ठीक है, इसलिए मैं ऐसी बात कह रहा हूं, कह रहा है मैं पेमेंट मांगता हूं या सामने वाला बिना मांगे पेमेंट करता है, जो भी पहले होता है उसके पहले इनवॉइस रेज मुझे कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 3 इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है? जैसे इंटरनेट कनेक्शन। अब मैं इंटरनेट कनेक्शन लिया हूं तो कितने समय के लिए लिया हूं? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए? नहीं, अरे इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, हो सकता है 5-10 साल तक चलता रहेगा, तो इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, मैं लैंडलाइन फोन लगवाता हूं बीएसएनएल का, क्या महीने के लिए लगवाया? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना। अरे लैंडलाइन कनेक्शन लगवाया, चलेगा 10-20 साल चलेगा, हो सकता है। तो दिस कॉल्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। जो मुझे सर्विस दे रहा है वो कंटिन्यूअस देता रहेगा। लेकिन जो लोग कंटिन्यूअस सर्विस देते रहते हैं, क्या वो पैसा जब सर्विस खत्म हो जाएगी तब इकट्ठा लेंगे क्या? मैंने आज लैंडलाइन फोन बीएसएनएल का लगवा लिया है, 10 साल बाद कटवाऊंगा तो 10 साल बाद पूरा पैसा लेंगे? नहीं, हर महीने महीने पैसा तो वो ले लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब भी मैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस भी किसी से लेता हूं ना, कि 10 साल की सर्विस ले ली मैंने, 15 साल की ले ली, तो वो डिसाइड करता है कि मैं पैसे आपसे कब लूंगा। तो यहां पे ये बताता है कि जब भी वो पैसे लेगा तो उसके पहले पहले इनवॉइस रेज करेगा। जब भी वो डेट निर्धारित है कि इस डेट को मुझे पैसे चाहिए, तो उस डेट के पहले पहले वो इनवॉइस रेज करेगा। जैसे मान लीजिए मैं अपनी बिल्डिंग बनवा रहा हूं, तो मैं कंस्ट्रक्शन सर्विस ले रहा हूं किसी से। अब मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूं तो बिल्डिंग बनाने में मुझे लगता है 2 से 3 साल लग जाएगी, बड़ी बिल्डिंग बनवा रहा हूं। एक बात बताइए, पूरी बिल्डिंग बना लेगा कॉन्ट्रैक्टर तब जाके मुझसे पैसे लेगा? नहीं, वो बीच बीच में जितना काम कर लिया होगा उसकी मुझे बिल बनाएगा और पैसे लेता रहेगा, क्योंकि शायद पहले ये डिसाइड हो गया होगा कि हर महीने, हर 3 महीने पे जितना भी काम कंप्लीट हुआ होगा उसके रिस्पेक्ट में मुझे पीरियोडिक पेमेंट करते रहनी होंगी, और लास्ट में जब फुल कंप्लीट हो जाएगा तो बैलेंस पेमेंट कर दूंगा। कुछ इस तरीके की बातें तय हुई होंगी कि नहीं? बिल्कुल हुई होंगी। तो ऐसी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में सामने वाले को, कॉन्ट्रैक्टर को कब कब बिल रेज करनी है, इसकी बात यहां बताई गई है। चलिए देखिए क्या है। Where the due date of payment is ascertainable from the contract। अगर कॉन्ट्रैक्ट में यह बात लिखी हुई है कि पैसे कब कब देने हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हो सकता है हर महीने की आखिरी तारीख को पेमेंट करनी है। जैसे आप इंटरनेट का कनेक्शन लीजिए तो देखिए इंटरनेट वाला बताता है, कहता है हर महीने की 5 तारीख को पैसा दे दीजिएगा। होता है कि नहीं? केबल कनेक्शन कराइए, केबल वाला बोलता है हर महीने की 8 तारीख को पैसा लेने आएंगे। बिल्कुल होता है। हम अपने यहां सिक्योरिटी गार्ड लगाए हुए हैं, ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसी वाला बोलता है हर महीने की 8 तारीख को हम पैसा लेने आएंगे। होता ही है। तो सर्विसेज के केस में, अच्छा क्या सिक्योरिटी गार्ड 1 महीने के लिए? नहीं, हो सकता है 5 साल 10 साल तक रहेगा।
लेकिन मैं एक बात क्या हुई है, हर महीने की इस तारीख को पैसा लेने आना है। अगर ये डेट डिसाइडेड है, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में डेट डिसाइडेड नहीं होती है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में डेट डिसाइडेड है उस डेट के पहले पहले सामने वाले को बिल बनानी पड़ेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई ना कि 5 तारीख को पैसा लेना है, तो 5 तारीख या उसके पहले, ज्यादा से ज्यादा 5 तारीख को भी बिल बना सकता है वो, 4 तारीख। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 5 तारीख को पेमेंट लेना है, तो वो 6 तारीख को बिल नहीं बना सकता। उस दिन या उसके पहले उसे इनवॉइस रेज करनी होगी। आइए दूसरी बात, तो इनवॉइस कब रेज होगी? द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू डेट कुछ लिखी नहीं। अब आइए देखिए, मैंने किसी को कोई सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने कहा ठीक है राज सर मैं आपके लिए कर देता हूं। मैंने कहा कुछ डेट वेट निर्धारित कर लो। कहा राज सर आपसे पेमेंट के लिए कौन सी टेंशन है, मैं तो जब कहूंगा तब पैसा मिल जाएगा, मुझे मालूम है ये बात, डेट लिखने की आवश्यकता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। बात समझ में आई? कब डेट नहीं लिखा रहता है। सामने वाले से मैंने कहा कि बताओ भाई कब पैसे लोगे, कैसे लोगे? कहा अरे सर आपसे कौन सी दिक्कत है, पेमेंट के लिए आपसे क्या परेशान होना पड़ा है, जब मांगूंगा तब मिल जाएगा, मुझे मालूम है ये बात, डेट लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में डेट नहीं लिखी है, तो अब उसे इनवॉइस कब रेज करना है? जब भी वो मेरे पास आएगा पैसा लेने के लिए, उसके पहले बिल बनाएगा। जब भी वो पैसा लेने आएगा, मतलब जब भी वो मुझसे पैसे पाएगा, उसके पहले पहले बिल बनाएगा। राइट? तो बेसिकली होगा क्या ऐसे केस में, मैं जब भी उसे पेमेंट दूंगा तो उससे पहले उससे इनवॉइस की डिमांड पहले ही कर लूंगा कि देखिए भाई साहब मैं कल आपको पेमेंट करने वाला हूं, तो वो क्या करेगा, आज की तारीख में नहीं तो लेटेस्ट भाई कल तक वो बिल रेज कर देगा। तो ये होता है जब पेमेंट की डेट डिसाइड नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट में। द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर और एट द टाइम विद द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट। पैसा पाने के पहले पहले वो सामने वाला बिल रेज करेगा। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में डेट लिखी हुई थी तो उस डेट के पहले पहले बिल रेज करेगा। अच्छा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें डेट भी नहीं लिखी होती है, लेकिन एक फैक्टर लिखा होता है कि किस फैक्टर की बेसिस पे पेमेंट लिया जाएगा। जैसे ऐसे लिखा हुआ था, मैंने बिल्डिंग जब बनवाई ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा था मैं आपको बताता हूं। उसमें यह था कि अगर पहली स्लैब डल जाएगी, स्लैब समझते हैं ना, जब बिल्डिंग की पहली स्लैब डल जाएगी तो मुझे इतनी पेमेंट करनी है। जब ग्राउंड फ्लोर की दीवारें खड़ी हो जाएंगी तो मुझे इतनी पेमेंट करनी है। जब दूसरे फ्लोर की स्लैब डल जाएगी तो मुझे इतनी पेमेंट करनी है। जब दूसरे फ्लोर की दीवारें भी खड़ी हो जाएंगी तो मुझे इतनी पेमेंट करनी है। फिर ग्राउंड फ्लोर का प्लास्टर हो जाएगा तो मुझे इतनी पेमेंट करनी है। फिर फर्स्ट फ्लोर का प्लास्टर हो जाएगा तो मुझे इतनी पेमेंट करनी है। कोई डेट वेट डिसाइडेड नहीं है, उसमें काम लिखा हुआ है कि इस काम के होने पर इतनी पेमेंट करनी है। बात समझ में आई क्या है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बिल कब रेस करना है कॉन्ट्रैक्टर को? वो काम कंप्लीट करने के पहले पहले। अगर उसने लिखा हुआ है कि पहली स्लैब डलते ही मुझे आपसे 1 लाख रुपए लेने हैं, तो पहली स्लैब डलने के पहले पहले उसे उस 1 लाख रुपए की बिल रेस कर देनी है। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि कल परसों तक अब ये स्लैब डल जाएगी, ठीक है, तो वो बस बिल रेस कर देगा अब, क्योंकि स्लैब डलने तक बिल रेस हो जानी चाहिए। ठीक है, 8 अक्टूबर को स्लैब डल गई तो 8 अक्टूबर तक बिल भी बन जानी चाहिए थी। Where the payment is linked to completion of an event, कोई डेट नहीं लिखी है, completion of an event, कुछ इवेंट होने की कंप्लीशन पे डिपेंडेंट है पेमेंट। The invoice shall be issued on or before the date of completion of that event, उस काम के खत्म होने तक बिल रेस हो जानी चाहिए। अगर पैसा कुछ काम खत्म होने पर दिया जाना है तो उस काम के खत्म हो जाने के पहले पहले तक बिल रेस हो जानी चाहिए। आगे आइए, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज कीजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब है? मैंने बीच में ही कहा कॉन्ट्रैक्टर को बस करो, अब तुम्हारे बस का काम करना है नहीं, तुमसे चला नहीं पा रहा है, जो काम तुमको 4 महीने पहले खत्म कर देना था अभी तक तुमने नहीं किया, बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल कर दिया, जाइए अब आपसे काम नहीं कराना। तो क्या होगा? तो पेमेंट उसकी कुछ निकल रही होगी कि नहीं? हाँ भाई, अब जैसे मान लीजिए उसने पहली स्लैब डाली, मैंने पहली स्लैब की पेमेंट कर दी, अब उसने दीवारें खड़ी करना शुरू किया, अभी थोड़ी दीवार खड़ी किया था, बहुत समय लगा दिया, हमको जम नहीं रहा उसके साथ काम करना, हमने कहा बस करो अब तुम काम मत करो। तो पूरी दीवार खड़ी कर देता, तब तो पेमेंट डिसाइडेड थी 2 लाख रुपए देना है, अभी पूरी खड़ी नहीं हुई है तो कुछ तो निकल रहा है, उसका निकल रहा है। अब उतने काम की वो बिल कब रेस करके मुझे देगा, ये पढ़ना है।
इन अ केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज कीजेस अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कीजेस का मतलब बंद हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस बंद हो गया कॉन्ट्रैक्ट में, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, काम खत्म नहीं हुआ था, सप्लाई ऑफ सर्विस खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके पहले बंद करा दी मैंने, द इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई कीजेस, जिस समय मैंने बंद कराया काम उसी समय इनवॉइस रेस होगी, and such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such cessation, और वो इनवॉइस उतने अमाउंट की होगी जितना काम उसने काम बंद कराने के पहले पहले कर दिया है। जैसे मान लो 4 तरफ की दीवार खड़ी करनी थी, उसने 3 तरफ की दीवार खड़ी की है, अभी 1 तरफ की बाकी है, ठीक है, तो 3 तरफ की दीवार का जितना पैसा बनता है उतने की बिल बना के वो हमको उस दिन दे देगा जिस दिन मैं काम उसका बंद कराऊंगा, ठीक है। सब समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रही है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट नंबर 7, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier। बात समझ में आई? अगर आप गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे भेज रहे हो किसी के पास, तो इनवॉइस कब तक रेस हो जानी चाहिए, और सामने वाला अप्रूव कर देगा या फिर 6 महीने के अंदर अंदर, whichever is earlier। यानी मैंने गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस भेजा, सामने वाले ने 3 दिन में अप्रूव कर दिया, कहा ठीक है ये माल मैं तैयार हूं रखने के लिए, तो 3 दिन पे इनवॉइस रेस कर देंगे। वो 6 महीना हो गया, अभी तक वो बोला ही नहीं है कि मैं माल रखने को तैयार हूं, तो 6 महीने पे इनवॉइस रेस कर दी जाएगी। देखिए सरकार कह रही है कि मजाक बना रखा है क्या, मुझे तो जीएसटी चाहिए ना, तुम्हारा माल तुम अप्रूव कर रहा है, तुमने माल भेज दिया, कस्टमर 6 महीना से रखा हुआ है। ये सब कब होता है मैं बताऊं? देखिए ऐसे होता है, एक सूरत का साड़ी का मैन्युफैक्चरर है, मेरी बनारस में साड़ी की दुकान है, वो सूरत वाला साड़ी का मैन्युफैक्चरर मेरी दुकान पे आया, कहा अग्रवाल जी ये साड़ी बेचेंगे क्या? मैंने कहा मैं साड़ी का बड़ा दुकानदार हूं, ठीक है, बड़ा नाम है मेरा बनारस में। मैंने कहा देख तेरी साड़ी बिकेगी कि नहीं बिकेगी मुझे नहीं पता, अगर तुझे बेचना ही है तो एक काम कर कि अपनी साड़ी यहीं पे टांग दे मेरी दुकान पे, अगर बिक जाएगी तो पैसे ले जाना, नहीं बिकेगी तो माल वापस ले जाना। और मैं बड़ा दुकानदार हूं, कोई भी मेरे यहां माल रखने के लिए तैयार रहता है, ठीक है, मेरे यहां सेल अच्छी है, मेरी गुडविल अच्छी है मार्केट में। तो कहता है ठीक है साहब मैं आपके यहां ये साड़ी टांग देता हूं, बिक जाएगी तो आप क्या करना, पैसे दे देना मुझे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का मैं माल इस तरीके से रखवाता हूं और मेरा माल नहीं भी बिकता है ना, लेकिन कस्टमर आते हैं, देखते हैं, पसंद करने लग जाते हैं, तो मैं उसको पेमेंट दे भी देता हूं, ठीक है। तो मैंने उसकी साड़ी टांगी अपने यहां, और फिर मैंने 3-4 दिन में देखा कि उसकी बड़ी डिमांड आ रही है, बिका नहीं है माल, माल तो नहीं बिका लेकिन डिमांड बहुत है, लोग आते हैं पूछ रहे हैं उसके बारे में, उस साड़ी के बारे में। तो मैंने उसको बुलाया, कहा कि ठीक है यार तेरी साड़ी बिक जाएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अपना पैसा उठा। मैंने उसको पैसे दे दिए। जब मैं उसे पैसे दे रहा हूं ना तो उस समय वो इनवॉइस भी रेज कर देगा, ये कह रहा है। क्या उसने जब माल मुझे दिया था, जिस दिन मेरी दुकान पे बस टांग दिया था, क्या उसने मुझे इनवॉइस दी थी? नहीं। क्यों? क्योंकि उस दिन तो ये तय ही नहीं था ना कि माल बिका है कि नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर नहीं बिकेगा तो उठा ले जाना। तो उसने माल मुझे दिया था साड़ी, पता है किस पे? डिलीवरी चलान पे माल आया था, सूरत से बनारस माल आया था डिलीवरी चलान पे, इनवॉइस पे नहीं, डिलीवरी चलान पे। और 3 दिन बाद मैंने उससे कहा कि चल तेरा माल मैं रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मुझे इनवॉइस रेस कर देगा। अच्छा, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अभी तक दुकान पे माल टंगा हुआ है, साड़ी टंगी हुई है, मैंने उसे पैसे नहीं दिए और मैंने अप्रूव भी नहीं किया। मैंने उसे कहा कि अभी नहीं बिका नहीं है, पड़ा रहने दे या तो फिर ले जा। तो अब सरकार कह रही है बहुत हो गया नाटक, मेरा जीएसटी का क्या होगा? तुम 6-6 महीने से साड़ी टांग के बैठे हो, उसने माल तुमको दे दिया, तुम भी टांग के बैठे हो, मेरी जीएसटी का क्या है? क्योंकि अगर वो सूरत का मैन्युफैक्चरर बिल काट दिया होता तो जीएसटी लगा दिया होता, वो सरकार को जीएसटी पहुंच जाती है। सरकार को अपनी टेंशन हो रही है, 6 महीने से माल टंगा हुआ है, उसकी टेंशन नहीं हो रही है सरकार को। सरकार को टेंशन हो रही है कि मेरी जीएसटी रुकी हुई है। तो अब सरकार कहती है कि 6 महीना अगर हो गया और राज अग्रवाल जी की दुकान पे माल टंगा हुआ है तो भी वो सूरत वाले मैन्युफैक्चरर को बिल काटनी पड़ेगी ताकि जीएसटी आ जाए। बात समझ में आई? तो अगर गुड्स अप्रूवल बेसिस पे जाता है तो 6 महीने पे बिल तो काटनी ही पड़ेगी। और अगर, देखिए अब यहां कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा रिस्क है, बात समझिएगा। वो सूरत वाला मैन्युफैक्चरर बिल काट देगा मुझे, उस पर जीएसटी लगाएगा,
क्या मैं उसे पैसे दूंगा? आज भी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कहूंगा माल तो तुम्हारा बिका ही नहीं है, तो पड़ा रहने दो। और जितना वो जीएसटी लगाएगा अपनी जेब से जाके सरकार को भरेगा बेचारा, और नहीं, अगर उसे ये मंजूर नहीं है तो बेचारा साड़ी वापस ले जाएगा, क्योंकि 6 महीने बाद तो सरकार नहीं रुकेगी जीएसटी के लिए। क्लियर है बात सबको? चलिए आगे देखिए एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन टैक्स इनवॉइस शैल इंक्लूड एनी रिवाइज्ड इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड अर्लियर। प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। अच्छा, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, जीएसटी लगा लगा के बिल काट रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं किसको पता है, कौन जानेगा, सामने वाला कौन सा जीएसटी डिपार्टमेंट से आया हुआ है, कस्टमर लेके जाएगा बिल फाड़ के फेंक देगा घर पे। मैंने जीएसटी लगा के बिल काट दी, चल सकता है? क्या सोच के देखो, नहीं। 420 में अंदर जाओगे, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। A person who is not a registered person shall not collect in respect of any supply of goods or services or both any amount of tax under this act. अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको जीएसटी लगाने का हक नहीं है। No registered person shall collect tax except in accordance with the provision of this act or the rules made therein. अच्छा, अब अगर आप रजिस्टर्ड हो तो यह भी ध्यान रखना कि जीएसटी कानून के दायरे में रहकर ही जीएसटी लगाओगे। मतलब देखिए, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं नहीं तो जीएसटी लगाऊंगा नहीं। मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं लेकिन जो माल बेचता हूं ना उस पर 12% जीएसटी है। मैंने कहा किसको पता चलेगा, धीरे से 18% लगा के ले लो जीएसटी। कर सकता हूं? कह रहा है नहीं। कह रहा है जीएसटी अगर तुम रजिस्टर्ड हो तो कानून के दायरे में रह के लगाना, और अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो लगाना मत। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है बात? अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये पुराने रिजीम की बात पता है क्या था? पहले बिल ऐसे भी बनाई जा सकती थी, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स अलग से नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, लेकिन जीएसटी में टैक्स अलग से दिखाना मैंडेटरी है। आप ऐसे बिल नहीं बना सकते हो। जैसे मैंने बिल बना दी, ये बिल है, मैंने सीधे लिख दिया फलाना फलाना आइटम का 512 रुपया, टोटल मार दिया 512 रुपया। बिल में नीचे लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। मतलब समझ में आया कि 512 रुपए के अंदर जीएसटी है। ऐसी बिल बन सकती है? नो, दिस इज रॉन्ग। जीएसटी रिजीम में बिल आपको बनानी पड़ेगी जिसमें आप आइटम की वैल्यू लिखेंगे पहले, और फिर उसके बाद उसमें जोड़ेंगे जीएसटी। ये जीएसटी अलग से दिखना जरूरी है, जीएसटी का अलग से दिखना जरूरी है जीएसटी रिजीम में। यही बात कह रहा है। Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in all document relating to assessment, tax invoice and other like document the amount of tax which shall form part of the price at which such supply is made. कह रहा है इनवॉइस में और बाकी सब डॉक्यूमेंट्स में। बाकी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? रेसिप्ट वाउचर आएगा, ठीक है, डेबिट नोट आएगा, क्रेडिट नोट आएगा, सब में तो आपको जीएसटी का भी एलिमेंट दिखाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि सभी डॉक्यूमेंट्स में जीएसटी के एलिमेंट को सेपरेटली प्रेजेंट करना आवश्यक है। कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? अपने दिमाग में एक बिल बैठाइए। जब भी मैं किसी दुकान से सामान लेता हूं तो बिल में क्या क्या होता है, वो सारी चीजें लिखी हुई है कानून में, इसीलिए होता है, ठीक है। और जितनी चीजें कानून में लिखी गई हैं टैक्स इनवॉइस में ये सब होना चाहिए, उतना पूरी चीज होना चाहिए, नहीं तो वो इनवॉइस वैलिड नहीं माना जाता है। मालूम है जीएसटी में तो अजीब आफत है, जितनी चीज सरकार बोली है सारी चीज बिल में खोजो लिखी है कि नहीं, और नहीं लिखी है ना तो पता है कानून क्या कहता है? कहता है जिससे मैंने माल खरीदा है उसने जीएसटी लगा के माल मुझे बेच दिया है, मुझे उस माल पे जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट ही नहीं मिलेगी। अरे भगवान, अब वो सामने वाले ने बिल में सारी बात लिखी है कि नहीं? एक एक बिल को स्कैनर लगा लगा के चेक करें क्या कि सारी बात है कि नहीं है, ठीक है। और अगर एक भी चीज उसमें से मिसिंग है तो कहता है कि जो जीएसटी तुम पे किए उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। खतरनाक कानून है। आओ देखो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। द टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स: नेम, एड्रेस एंड जीएसटी आईएन ऑफ द सप्लायर। सप्लायर का नाम, पता और जीएसटी नंबर बिल पे लिखा होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सी चीजें लिखी रहती है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी माइन्यूट छोटी छोटी चीजें हैं
अब बताइए, दिन भर मेरे यहां इतनी सारी बिल आ रही है कि आपको लग रहा है एक एक बंदे को इतनी जानकारी है, वो बिल लेने से पहले एक एक बात को चेक कर रहा होगा बिल में। और अगर एक भी चीज छूटी है सामने वाले की बनाई, मेरी बिल थोड़ी ना है, सामने वाले ने बिल बनाई और उसमें एक आइटम भी छूट गया तो मेरी लग गई, मुझे इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलेगी उस जीएसटी की। तो नाम, पता, जीएसटी नंबर सप्लायर का होना चाहिए। दूसरी बात, सीरियल नंबर बिल का होना चाहिए, और सीरियल नंबर कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, ठीक है, इन वन और मल्टीपल सीरीज, इन वन और मल्टीपल सीरीज कंटेनिंग अल्फाबेट्स और न्यूमरल्स और स्पेशल कैरेक्टर, हाइफन, डैश, स्लैश, सिंबलाइज्ड, ये सब चलेगा। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, बिल इस तरीके से बन सकती है जैसे कि बहुत सारे लोग बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर 18-19-1, फिर बिल नंबर 2 कैसा रहेगा, ये बिल नंबर है, बिल नंबर 2 रहेगा 18-19/2, 18-19/3, फिर अगले साल बिल नंबर सीरीज चेंज हो जाएगी, वो कैसे हो जाएगी फिर 219-20/1। ये कहना चाह रहा है कि हाइफन, डैश, ये सब बिल में लगाओगी, ये सब चलेगा, ये सब अलाउड है, लेकिन कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर होना चाहिए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार ही आना चाहिए। डेट ऑफ इट्स टू बिल पे डेट लिखा होना चाहिए। नाम, पता, जीएसटी नंबर या फिर यूआईएन नंबर रेसिपेंट का भी होना चाहिए। खरीदने वाले का नाम, पता, जीएसटी नंबर। यूआईएन क्या होता है? यूनिक आइडेंटिटी नंबर। जीएसटी नंबर जैसा ही नंबर होता है, ये एम्बेसीज वगैरह को दिया जाता है ताकि एम्बेसीज ने कितनी परचेजेस कर रखी ये पता चल जाए और उनको रिफंड दिया जा सके पूरे जीएसटी का। अच्छा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी। रेसिपेंट का नाम पता होना चाहिए और एड्रेस ऑफ डिलीवरी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि माल तो मैंने मंगवाया है, मैं यूपी का हूं, लेकिन मैंने डिलीवरी के लिए बोला है कि माल बिहार में भेजना है। सुनिए ध्यान से, मैं छत्तीसगढ़ के एक सप्लायर को बोलता हूं, मैं यूपी का हूं, मैं छत्तीसगढ़ के एक सप्लायर को बोलता हूं कि मुझे कुछ माल बिहार में चाहिए। मैं यूपी का, ऑर्डर मैं यूपी से दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ में ऑर्डर दे रहा हूं, माल कहां जाना है? बिहार में जाना है। तो कह रहा है वो जो छत्तीसगढ़ वाला है वो जब बिल बनाएगा तो मेरा नाम पता भी लिखेगा और जहां डिलीवरी देना है बिल में वो भी लिखा होगा, मेरा भी पूरा यूपी वाला पता लिखा होगा, और जहां डिलीवरी बिहार में दे रहा है ना वहां का भी पता लिखा होगा बिल में। कुछ भी गड़बड़ हुई बिल में क्रेडिट नहीं मिलेगी मुझे, इतना ध्यान रखना है बिल बनाते समय। अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट एंड इट्स कोड, स्टेट का नाम, स्टेट का कोड होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर का जो पहला 2 डिजिट होता है ना वो स्टेट कोड ही होता है। जैसे यूपी में जिसका भी जीएसटी नंबर होगा वो ऐसे चालू होगा 09, फिर आगे शुरू होगा। ये 09 यूपी का कोड है, दिस इज यूपी कोड। तो यूपी के अंदर जितने भी व्यापारी हैं उनका जीएसटी नंबर कैसा होगा? 09 से स्टार्ट होगा। तो कह रहा है कि वो भी बिल पे लिखा होना चाहिए। किसका? रेसिपेंट का, रेसिपेंट का लिखा होना चाहिए। If such recipient is unregistered and where the value of taxable supply is 50,000 rupees or more। अच्छा, ठीक है। अगर रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है और 50,000 रुपए से ज्यादा का माल ले रहा है तो कोई बात नहीं, उसका जीएसटी नंबर नहीं है, नाम, पता, स्टेट कोड, ये सारी चीज लिखनी पड़ेगी तब भी, ठीक है, लिख देंगे। एचएसएन कोड ऑफ द गुड्स, एचएसएन कोड आप जानते ही हैं, सबका एक कोड है, स्पेसिफिक कोड है। अकाउंटिंग कोड, सर्विसेज के में अकाउंटिंग कोड यूज होता है, वो डला होना चाहिए बिल पे। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, मतलब आइटम क्या है वो उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स एंड यूनिट और यूनिक क्वांटिटी कोड, यूनिक क्वांटिटी कोड होना चाहिए। ये देखिए सरकार ने एक विशेष चीज बनाई है। जैसे पहले क्या होता था, जैसे 5 किलो आलू खरीद रहे हैं, आलू समझते हैं, पोटैटो, आप 5 kg पोटैटो खरीद रहे हैं तो कुछ लोग बिल बनाते होंगे तो लिख देते होंगे 5 kg, कुछ लोग लिख देते होंगे 5 kgs, कुछ लोग लिखते होंगे 5 किलोग्राम, होता होगा कि नहीं? तो भैया जैसे मर्जी तैसे कि आप किसी को मना कर सकते हो। कोई बिल में लिख रहा है 5 kg, कोई दूसरा लिख रहा है 5 kg, तीसरा लिख रहा है 5 किलोग्राम, तो आप बोल सकते हो क्या तो केजी क्यों लिख रहे हो, किलोग्राम लिखो, या केजीस क्यों लिख रहे हो? सब कोई जो मर्जी वो लिखता था जीएसटी के पहले, लेकिन जीएसटी में यूनिक क्वांटिटी कोड सरकार ने बनाया है। अब आप केजी, केजीज या किलोग्राम जो चाहे जो नहीं लिख सकते हो, कोड बनाया है, यूनिक क्वांटिटी कोड बनाया है सरकार ने
कि अगर किलोग्राम में माल बिकता है तो उसका कोड केजीज ही होगा। अब आपकी मर्जी के ऊपर नहीं है, जो चाहे जो लिख लो। पता था आपको ये बात? यूनिक क्वांटिटी कोड तक सरकार ने बनाया है कि जिसको जैसे मर्जी वैसे नहीं लग सकता। अब जैसे मैं 5 पीस पेन खरीदता हूं, तो पहले खरीदता था तो लोग ऐसे लिखते थे 5 पीस, 5 पीस, ऐसे भी लिख देते थे। कुछ लोग 5 पीसी लिख देते थे, ये हो गया पीस। कुछ लोग 5 पीसीएस लिख देते थे। अब सरकार ने यूनिक क्वांटिटी कोड बना दिया है, जो मर्जी सो नहीं लिखना है। जीएसटी रिजीम में कोड बनाया गया है, पीस अगर लिखना है तो पीसीएस ही लिखना है। अब मुझे ऐसा नहीं है कि सारी चीजों का कोड पता है, ठीक है, कि मैं सबका कोड रट के बैठा हुआ हूं। इट्स नॉट दैट। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जीएसटी रिजीम में हर एक क्वांटिटी के लिए कोड प्रिस्क्राइब्ड है और वही कोड बिल में लगना है। आप जो चाहे जो कोड को यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत परेशानी है। इतनी तो जानकारी व्यापारियों को है भी नहीं, सच पूछो तो। जैसा जो व्यापारी बिल काट रहे हैं उनसे मार्केट में पता करो कि आपको पता है कि केजीज ही लिखना है, किलोग्राम नहीं लिख सकते हो। दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, उनको पता ही नहीं है। धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे का मतलब है कि सीखते सीखते भी 5 साल लगेंगे, ठीक है। इतना मजाक नहीं है जीएसटी का कांड। चलिए आगे देखिए। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, कितनी वैल्यू का माल है ये लिखा होना चाहिए। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्काउंट और अबेटमेंट। कुछ डिस्काउंट वगैरह है तो वो घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो टैक्सेबल वैल्यू होती है। रेट ऑफ टैक्स, अच्छा जीएसटी का रेट आपके आइटम पे क्या है वो बिल में लिखा होना चाहिए कि 12% है। बस सीधा ये नहीं कि जीएसटी जोड़ दिया, लिखा होना चाहिए 12% जीएसटी रेट, 18% जीएसटी रेट, 28%, ये लिखा होना चाहिए। तो रेट ऑफ टैक्स लिखा होना चाहिए। कौन से टैक्स का रेट बता रहे हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, वो बात लिखो। सेस का रेट लिखो। फिर अमाउंट ऑफ टैक्स लिखो, टैक्स का अमाउंट कितना है। रेट है 12%, तो उस 12% के रेट पे अमाउंट कितना आ रहा है वो अमाउंट लिखो। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ डिलीवरी डिफरेंट है, जैसे मैं अगर छत्तीसगढ़ के डीलर को ऑर्डर देता हूं कि बिहार में माल पहुंचा दो, मैं यूपी से ऑर्डर दे रहा हूं, मैं रजिस्टर्ड यूपी में हूं, तो पता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, यूपी, लेकिन प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, बिहार। तो प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ डिलीवरी अगर एक ही होती है, मैंने ऑर्डर दिया यूपी से, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी, डिलीवरी भी उसको यूपी में करनी है, तब डिलीवरी का एड्रेस अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सेम एड्रेस है दोनों का तो नहीं लिखने की जरूरत है। लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है, प्लेस ऑफ डिलीवरी अलग है, तो दोनों लिखना पड़ेगा सामने वाले को बिल बनाते समय। तो वो छत्तीसगढ़ वाला प्लेस ऑफ डिलीवरी में मेरा यूपी का एड्रेस लिखे, प्लेस ऑफ सप्लाई में मेरा यूपी का एड्रेस लिखेगा और प्लेस ऑफ डिलीवरी में बिहार वाला एड्रेस लिखेगा। अच्छा, बिल में ये भी एक कॉलम होता है, वेदर टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। क्या टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पे होना है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, यस और नो, ठीक है। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, सिग्नेचर उस पे होना चाहिए या फिर डिजिटल सिग्नेचर भी हो सकता है ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक परफेक्ट है बच्चों। चलिए, व्हाट आई फील कि आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आगे की चर्चा करेंगे आपसे। विल स्टॉप हियर।